आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम इटावा में हैं और चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है। इस बीच हमारे बीच में खादिम अब्बास साहब है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खादिम अब्बास जी एक बेहतरीन शख्सियत है इस इलाके की, और 1991 में जब मान्यवर साहब कांशीराम यहाँ से चुनाव लड़े थे तब वो उनके चुनाव प्रभारी थे। उस वक्त का चुनाव कैसे था, यहाँ से चुनाव लड़ने की क्या वजह थी माननीय कांशीराम साहब की, इस बारे में हम खादिम अब्बास साहब से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उस वक्त का जो चुनाव था, जैसा कि पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, निर्धन थे, तो आप लोगों ने कैसे चुनाव लड़ा था? वो देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे क्या किया कि हमारा सामाजिक रूप से, क्योंकि आरपीआई का हमारे यहाँ बहुत बचत रहा यहाँ पर जी इटावा में। और ये भी बता दें कि जितने भारत में आईएएस हैं, इतने जितने हमारे जिले में हैं, अच्छा, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जितने इटावा में हैं, और बल्कि एक एक गांव में हैं, 4-4, 5-5, अच्छा, इतने भारत में कहीं नहीं है। तो हम लोग राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत आगे थे। सही बात है। और देखिए, बताएं आपको, जो बाबू टाइप और चपरासी टाइप के थे वो सब हमारे थे, और जितने बड़े थे वो सब कांग्रेस में थे। तो वो मानवर कांशीराम का जो मूवमेंट चला, कांशीराम एक नोट एक वोट, एक नोट एक वोट की उनका ये वो था। तो इटावा के हर गांव में साहब का दफ्तर था, हर गांव में। अच्छा, ये नहीं को मतलब कहना का इतने एरिया पर हर गांव में लोगों ने, जहाँ अच्छे खासे वोट थे 4-5 से, वहाँ दफ्तर सब वही लोग व्यवस्था करते थे। और साहब जब जाते थे तो साहब की मुरली भी खुद देते थे, अच्छा, पैसे भी दे देते थे। और उसके बाद जब साहब चुनाव इटावा से लड़े तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल का इधर वाला तो मायावती के यहाँ चला गया था। मायावती बुलंदशहर से चुनाव लड़ रही थी, वहां भी लूट हो गई थी। तो वो तो इधर आगरे से लेके तक, बिजनौर तक, गाजियाबाद तक के लोग यहाँ नहीं आए, लेकिन इटावा से लेकर गोरखपुर तक के लोग यहाँ पे आए थे, पूरे आए। अच्छा, और उन लोग भी वो भी व्यवस्था बना के लाए। कोई 1000 से, कोई 2000 से, कोई 3000 से, कोई 500 से, मतलब कोई आया खाली हाथ नहीं आया। तो सब काम चल गया और साहब चुनाव जीत गए। अब जब चुनाव जीत गए तो मुलायम सिंह जी साहब के पास आए। अब तो एक तो नीम उसमें करेला और चढ़ा दी। मुलायम सिंह आए, साहब की एक बात बहुत अच्छी है, साहब हमारे जैसे परिवार के बच्चे नहीं होते हैं, उस तरीके से आत्मीयता रखते थे। जब मुलायम सिंह उनके पास आए कि हम आपसे समझौता करना चाहते हैं, तो साहब ने कहा, भाई तुझसे हम कैसे समझौता कर लेंगे, तुझसे समझौता हम नहीं करेंगे। तू तो ब्राह्मण ठाकुर बनियों की पार्टी में है, हम तुझे एक सुझाव देते हैं कि तू अपनी पार्टी बना। सही बात है, फिर हम सोचेंगे। ये 1991 की बात है, 1991 की बात है, ये है 92 की बात, जब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई 6 दिसंबर 1992 में। तो मुलायम सिंह आए, चूंकि मुलायम सिंह को जिता चुके थे बात साहब, तो कुछ इतना तो मामला बन ही गया था बातचीत का। तो देखिए, साहब ने चाहते तो अपने बात कर लेते, तो उन्होंने इटावी की पूरी यूनिट को बिठाला कि देख, मुलायम सिंह समझौता करना चाहता है। तो साहब हम लोग भड़क गए, तो कि हमने उससे बोल दिया कि वो अपनी पार्टी बनाए। तो मुलायम सिंह अभी जीवित हैं, दीर्घायु हों, उनको अल्लाह ताला अच्छी उम्र दे, सेहत दे। उनसे पूछा जा सकता है, सही बात है, कि मानवर कांशीराम ने कहा कि भाई पहले तुम अपनी पार्टी बनाओ तब हमसे बात करो। तो मुलायम सिंह ने फिर अपनी पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी। पहले सजपा थी, सही बात है, समाजवादी जनता पार्टी थी। फिर मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, फिर मानवर से फिर उनको मिले, हमने अपनी पार्टी बना ली है। अच्छा, हम लोग जो है बहुत गुस्से में रहते थे। मुलायम सिंह भी जानते। अच्छा, मुलायम सिंह के साथ वो भी सोशलिस्ट नेता, हम भी सोशलिस्ट पार्टी कार्यकर्ता। और मुलायम सिंह को एक और बात बता दें, मुलायम सिंह उनके गुरु के गुरु नत्थू सिंह के जो गुरु हैं, वो कमांडर रणजीत सिंह भदौरिया, फ्रीडम फाइटर, वो भी 3 दफा पार्लियामेंट मेंबर यहाँ रह चुके थे। मुलायम सिंह को 67 में अपने साथ उन्होंने चुनाव लड़ाया जसवंत नगर से। और मुलायम सिंह पहली बार विधायक बने 67 में। सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, संसोपा से।
तो कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया पार्लियामेंट मेंबर बने और मुलायम सिंह को उन्होंने अपने साथ बनाया। उससे पहले उनके गुरु नत्थू सिंह को बनाया था। तो उस वक्त आरपीआई का प्रभाव था यहाँ पे जी, आरपीआई का प्रभाव था उस वक्त पहले बहुत बहुत अच्छा था। आरपीआई का यहाँ विधायक चुना गया भाई। अच्छा, गौरी शंकर 74 में उसी से विधायक बने, कांग्रेस ने तोड़ के उन्हें कांग्रेस पार्टी में मिला लिया। अच्छा, मंत्री बना दिया। तो यहाँ वर्चस्व था। अरे बीपी मौर्य को नहीं जानते आप? संप्रिया गौतम को नहीं जानते? जानते हैं। बीपी मौर्य भी पार्लियामेंट मेंबर बने थे अलीगढ़ से। उसके बाद कांग्रेस में चले गए थे और वहाँ मंत्री जाके बन गए थे। तो इन दिग्गजों ने तो सत्यानाश कर दिया ना। सत्यानाश कर दिया था। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब वो मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई और फिर कहा हमने पार्टी बना ली साहब, तो साहब ने फिर हम लोगों से पूछा, तो ये बता रहे हैं उनकी आत्मीयता, उनका बड़प्पन था, यस, उनकी सोच। तो सब हम साहब लोग बिगड़ गए। अरे साहब चुनाव जिता दिया, अब समझौता करने जा रहे हैं। और बिगड़ इसलिए गए कि साहब ने समझौते में एक बात ये रख दी थी, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट रहेगा, सेकंड है वो रहेगा, जो थर्ड है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। तो लाल सिंह लोधी पीटीआई को हम चुनाव यहाँ से लड़ाना चाहते थे। हमारी थर्ड पोजीशन थी, तो वो मुलायम सिंह की सेकंड पोजीशन थी, तो वो उनके हिस्से में सीट चली गई। तो तमाम गुस्सा होने के बाद जब मानवर कांसी राम जी ने मुलायम सिंह से समझौता कर लिया, तो पहली मीटिंग सपा बसपा गठबंधन की कहाँ हुई? मैनपुरी क्रिश्चियन कॉलेज में। साहब ने कहा कि तुम लोग वहाँ चलना है, तो पीटीआई मुंह फुला लिया, हम तो जाएंगे नहीं। जब हमने मुंह फुला लिया तो हम सब लोगों ने कहा हम नहीं आएंगे साहब, नहीं आएंगे। लेकिन हमारा पीटीआई, लाल सिंह लोधी पीटीआई बहुत भूला और बहुत शरीफ आदमी था। जिस दिन सभा होने को थी उससे एक दिन पहले शाम को वो घर पे आए कि खादिम भाई, हमने हाँ बताओ, कि मैनपुरी चलना है। हमने तुमने तो मना कर दिया, साहब तो गाड़ी दिए जा रहे थे, हैं अब वहाँ क्यों चलना है? किसी को नहीं चलना है कि नहीं चलो, साहब कह गए। ऐसे भोलेपन से उसने कहा। तो हम सब लोग 10-12 साथी जो है वहाँ पहुंचे। साहब को जाने उनके दिल में लगी रही थी कि ये लोग आएंगे। तो साहब जो है बार बार एक छोटा स्टेज उधर लगा था, उधर देखते थे। तो हम जैसे ही वहाँ लोग पहुंचे क्रिश्चियन कॉलेज में, तो वो जो मुलायम सिंह के लोग लगे हुए थे, तो बड़े सम्मानजनक तरीके से वो हमको बगल वाले उस पर ले गई। तो वो जैसी ले गए वैसी साहब की नजर पड़ गई। तो एक बड़े नेता हैं मुलायम सिंह के, गुरु भी हैं वो, उदय प्रताप सिंह, वहाँ उन्होंने कहा, वो संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब्बास आ गया, अब्बास आ गया, उसे बुलाओ। तो जैसे आप बैठे तो थोड़ी दूर पर वो संचालन कर रहे थे, अब्बास आ गया, अब्बास आ गया, अब्बास को बुलाओ। तो माइक में वो आवाज़ आ रही थी, अब्बास आ गया, अब्बास आ गया। तो हम लोग मंच की तरफ तो नहीं गए, वहीं से नारा दिया कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वहां से लगा। हाँ, तो ये नारा हमने ही वहां दिया था। अच्छा। कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, बाकी राम झूठे राम, असली राम कांसी राम। सारा का सारा फील्ड करने लगा, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बहुत ही बुलंद नारा था और उस वक्त पूरी सियासत बदल दी थी। अरे वरदान बन गया भाई, वरदान बन गया था नारा। और मैं बताऊं दार्शनिक मानवर कांसी राम को, जब हम लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं समझौता ना कीजिए, तो कांसी राम ने हमको डांटा था और पीटीआई को डांटा था, चंद्रपाल सिंह काची को डांटा था कि तुम लोगों को अपनी औकात नहीं मालूम, हम समझौता कर रहे हैं और तुम नानुकुर कर रहे हो। अब्बास, इनको और तुझे अपनी औकात मालूम नहीं है, लेकिन कांसीराम अपनी औकात जानता है। मालूम क्या जानता है औकात अपनी? कि आज भारतीय जनता पार्टी का इतना लंबा कद हो गया है सही बात कि जमीन पर खड़ा होकर आसमान छू सकती है। तो इसलिए क्यों बिगड़ डाल रहे हो भाई? हमें भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद करना है, ब्राह्मणवाद पे हमें कीला ठोकना है, और तुम नानुकुर कर रहे हो। मुझे अपनी औकात मालूम है। तो ये यहाँ तक हमारी उनसे खटपट हम लोगों की हो गई थी। तो जब नारा लगा के मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, साहब भी इतने उत्साहित हो गए, मंच में कहने लगे हवा में उड़ गए जय श्री राम। अरे भाई क्या बात थी, और क्या वो दृश्य नजर से जाता नहीं है। तब मुलायम सिंह साहब ने भाषण दिया कि हम अगर पावर में आए, ये गठबंधन पावर में आया
तो हम मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इतना सुनने के बाद तो मालूम फील्ड की क्या आलम था, कैसे लोग हिलोरे ले रहे, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, नाचने लगे लोग बात। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो फिर हमका दार्शनिक अंदाज बताना चाहता हूँ कि जब सपा बसपा मिल गई तो 67 हमारे आए, एक 108 एक 900 उनके आए, तो हम लोग 66 रह गए, 166 तो। और अकेली दम पर भारतीय जनता पार्टी 167 चुनाव जीती। कितना मालूम ये बात है? यह है कांसी राम, सही बात है। यह उनका सोच, यह उनका अंदाज। तो वो दार्शनिक थे, उन्हें पूरा महाभारत दिखाई दे रहा था आंखों से कि आज स्थिति क्या है। इसलिए मुलायम सिंह जी समझौता किया, न जाने किस की नजर लग गई, वो समझौता टूट गया। मतलब 85 बन गया था शुरुआत देश का प्रधानमंत्री बहुजन अच्छा। समाज का होता और सारे प्रदेश में मुख्यमंत्री बहुजन समाज के होते। सही बात है। अब हम किसी दोस्त है हमें सब जानकारी है कौन दोषी है, लेकिन नहीं कह सकते, बिल्कुल बहुत नहीं कहना चाहिए हमें। क्यों? साहब ने तो ये कहा था जब समझौता टूटा कि मैं तो मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, तो ये तो प्रधान की सोच का निकला। इतने भारी मन से समझौता टूटा था। और हमने तो मुख्यमंत्री बनाया था, बहुजन समाज बन गया था। हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, प्रधानी चुनाव हो गए। तारा देवी कम्युनिस्ट पार्टी की ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ रही थी वहाँ लखनऊ से, उससे वो कर लिया। और फिर 167-66 सीटें सपा बसपा की। फिर हमें किसने समर्थन दिया? कम्युनिस्टों ने समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। तब मतलब कहना का मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे। ये नहीं कि अकेले दोनों की दम पे बन गए। उसके बाद भी उस वक्त जब समझौता टूटा उसके बाद भी घनश्याम जी चाहते थे कि फिर से समझौता हो, लेकिन फिर वो संभव नहीं हो पाया। ना ना ना, देखिए ऐसा है। अच्छा एक यहाँ पे एक बात और कर दें हम आपसे। झूठ हमारे लोग भी फैलाते हैं। जो 2 जून को कांड हुआ स्टेट गेस्ट हाउस में, भाई भारत समाजवादी पार्टी में सब हुल्लड़बाज तो हैं। बिल्कुल है। यहाँ पर एक बात और कह दूं, जब समझौता टूटा तो मानवर कांसी राम बाबा रामनाथ यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। अच्छा। अब मुख्यमंत्री बनाने में कौन कौन लोग थे? कांग्रेस पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, जेसी और बीजेपी का समर्थन था। तो वो समर्थन मानवर दार्शनिक थे भाई, कौन समझ पाएगा? सही बात है। तो वो चाहते थे कि बाबा रामनाथ यादव ये ब्रिलियंट आदमी है, कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है और इसने हजारों किलोमीटर साइकिल चला डाली है, ये तो कम्युनिस्ट है, ये तो गरीबों का आदमी है। तो उसे वो उन्हें बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी से टाई अप कर लिया। किसने कर लिया? आप कहिए तो कह दें आपके इस मंच पे। नहीं ठीक है। टाई अप कर लिया और उन्होंने वीटो लगा दिया। सांप से कहा कि सांप नाथ गए तो नागनाथ आ गए। यानी कि मुलायम सिंह यादव के तो रामनाथ यादव आ ही जाते। उनने ना नुक्कड़ कर दी। साहब ने चिट्ठी लिखवा दी गवर्नर के लिए कि विधानसभा भंग कर दे, हम सरकार नहीं बनाएंगे। तब कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने, अजीत सिंह जीवित थे, उन्होंने सब साहब को मनाया, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तब साहब ने मजबूरी में वो बात मानी थी। और जो कांड हुआ था, साहब ने ऐलान कर दिया था दिल्ली में कि रामनाथ यादव, बाबा रामनाथ यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लोग बाग 1-1 कुंटल की मालाएं सजा ली थी बाबा रामनाथ यादव के लिए। और जब वहाँ मतलब बात खत्म हुई तो मायावती जी आई और बाबा रामनाथ की का ऐसा हाथ पकड़ा और गाड़ी में बिठाया और सीधे गवर्नर के यहाँ पहुँच गई और वहाँ उन्हें ओथ हो गई। तो वो जो कांड हुआ था वो भी, उसमें भी बहुत लोगों ने नमक मिर्च लगा दिया। खादिम अब्बास ये बात आपके माध्यम से जनमानस में पहुंचाना चाहता है। हुल्लड़बाज मुलायम सिंह के कार्यकर्ताओं ने वहाँ हुल्लड़ कहा था, और था कौन उस हुल्लड़ का अगुवाई कौन कर रहा था? अतीक अहमद, जिसका मतलब पहना पेशाब में चराग जलता था। चंद्रपौल झांसी का एक समूह आया बहुत बड़ा, और सारे विधायक मतलब कहना का हॉल में बंद थे, अपनी चर्चा कर रही थे। और मायावती जी आखिरी वाले उसमें जिसमें साफ ठहरा करते थे उसमें थी। सिर्फ हुल्लड़बाजी हुई
और अतीक उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो बशीरुद्दीन मौदा के विधायक बसपा के, जो कभी बहुत बड़े मुस्लिम मजलिस के लीडर हुआ करते थे, वो विधायक चुने गए थे। तो उन्होंने देखा रे ये तो गजब हुआ जा रहा, तो उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो अतीक सामने दिखाई दे गया। और अतीक को तेरी इतनी हिम्मत, और उन्होंने अपने गनर की स्टन गन ले ली और कहते सारे सारे सुसरे सब उतार दूंगा तेरी छाती में। बशीर के रहते तेरी हिम्मत, तू यहाँ कैसे गया? ये ले, वो कहना बशीर भाई हमें नहीं मालूम, गलती हो गई, हमें ये बताया गया कि विधायकों को बंधक बना लिया गया। ये दरवाजे बंद थे, उन्होंने एक लात दी, जा ले जा, खोलो दरवाजे। अतीक सहम गया, वो अतीक चला गया वहां से, आंधी की तरह आया, तूफान की तरह से चला गया। बशीरुद्दीन का जो था, उसी के बगल में जो विधायक निवास है, वहीं ब्रह्मदत्त द्विवेदी रहते थे। जब सब कुछ हो गया तब ब्रह्मदत्त द्विवेदी आए। मानवर कांसीराम जब लखनऊ आए और विधायक दल की जब बैठक ली, तो उन्होंने कांसीराम जी ने, मानवर ने उनका हाथ उठाया। इसने बहुजन समाज को बचा लिया, नहीं आज बहुजन समाज पार्टी नहीं, मूवमेंट खत्म हो जाता। इसका बहुजन समाज जीवन भर ऋणी रहेगा। ये कौन कह रहा? कांसीराम जी। और सिरे कैसे दे दिया? ब्रह्मदत्त द्विवेदी को, जिनका वहां साया भी नहीं था। और जब भाजपा ने उन्हें बना दिया तो लालजी टंडन के साथ राखी बांधी। साहब बोले काहे तूने कभी मेरे तो राखी बांधी नहीं, कभी तूने अपने भाई के राखी बांधी, तुझे मुख्यमंत्री बन गए तो राखी बांधी आई। तो मैं ये कहना, ये है कांसीराम जी। नहीं, बहुत अच्छी बातें आपने बताई इस माध्यम से। और हम ये जानना चाहते थे कि कांशीराम साहब जब इटावा से चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त का क्या माहौल था, क्या परसेप्शन था, किस तरह से लोगों ने एक भ्रम भी फैलाया था कि मुलायम सिंह ने कांशीराम जी को जिताया, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। कांशीराम साहब ने मुलायम सिंह को चुनाव जिताया था और कांशीराम साहब के कारण ही मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी पार्टी बनाई थी। तो खादिम अब्बास साहब ने तमाम वो उस तरह की बातें, उस दौर की बातें हमें बताई, हमें समझाई, वास्तविकता से हमें अवगत भी कराया। और किस तरह से सर एक बात और बता दूं, हाँ, कांसीराम जी के साथ 1982 जब बहुजन समाज पार्टी बनी नहीं थी, तब अपने गुरु प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव के साथ, नाम सुना करते थे इनका, हाँ, एक कायमगंज के आरपीआई के सबसे बड़े नेता। हाँ, जब ये बड़े बड़े नेता छोड़ गए, हाँ, तो आरपीआई में एक ही नेता रह गए थे, हाँ, सादिक नवाज खां। अच्छा, ये कायमगंज के पठान थे, हाँ, और बाबा साहब के बहुत प्रिय लोगों में थे। अच्छा, उन्होंने एक जयंती बनाई थी, हाँ, कायमगंज में, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ, तो वहाँ सबको बुलाया गया था। हाँ, तो मानवर कांसीराम के पहले बार दर्शन हमने वहाँ किए। अच्छा, तो बाबा जो कांसीराम जी ने जो वहाँ भाषण दिया था, वो हम आपको और बता दें ताकि ये संदेश जाना चाहिए। साहब तो बहुत धीमे बोलते थे, जैसे किसी विद्यार्थी को पढ़ा रहे हो। तो साहब उस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव ने की थी, और सारे देश के मनीषी उस मंच पर थे, क्योंकि बहुत बड़ा नाम था सादिक नवाज खां का, क्योंकि आरपीआई के थे, बाबा साहब के साथी थे। उन्होंने बुलाया था वो कार्यक्रम। तो सारे लोगों ने अपनी बात की, हमें भी एक बात कहने का अवसर वहाँ प्राप्त हुआ। तो साहब ने जो बात कही थी वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो साहब की बात दिल पे ऐसी छुई कि हम उनके दीवाने हो गए, कहते नहीं मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि बहुत से साथियों ने अपनी अपनी बातें कही। हम अंबेडकर जयंती के अवसर पर आप लोगों से कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। वो ये है कि भारत के अंदर दो माताएं बहुत परेशान कर रही हैं। वो मालूम माताएं कौन हैं? एक माता है गौ माता, हाँ, और एक है भारत माता। सही बात है। मानवर कांसीराम ने कभी किसी को गाली नहीं दी, हाँ, लेकिन मीडिया क्या कहता था? कांसीराम कहते हैं तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार। हाँ, ब्राह्मण ठाकुर बनिया लाला, इनका कर दो मुंह काला। हाँ, अगर हमारी सभा में कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया बैठा हो तो निकल जाए। ये मीडिया ब्लैक मेल करती थी। अच्छा, कांसीराम ने कभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं। और हम तो आज चैलेंज कर रहे हैं, हाँ, कोई मीडिया तंत्र, हाँ, कोई भी उनकी फुटेज, हाँ,
कोई भी उनका अखबार में छपा हुआ बयान हाँ इस प्रकार का दिखा दे। सही बात है। वो आज नालायक लोग मतलब मंचों से कहते हैं कांसीराम साहब ये कहते थे। हाँ अरे साले आज कांसीराम की आंखें बंद हो गई हैं, हाँ तो उनके मानने वाले, उनके मिशनरी साथी अभी जिंदा हैं। सही बात है। तो दो माताएं, अब देखिए कितनी मारक बात कहते थे वो, हाँ इसलिए चिड़ीबिड़ी हो जाते थे। माइकल कांसीराम, कांसीराम को माइकल कांसीराम कहा, ये ईसाई है। कांसीराम प्रजापति है। हाँ कांसीराम को न जाने कितने उन्होंने उपहार दे डाले, राव का एजेंट लेकिन मानवर कांसी सीआई का एजेंट है, एजेंट कहा। ये भी कहा। हाँ साहब ने कभी खंडन मुंडन नहीं किया। हाँ और जो कहते थे तोता मिर्च खा गया, हाँ क्या खा गया? अरे भाई हमारा बेपैसे का प्रचार कर रही, हाँ ये ससुरे हमारी बात छापते ही नहीं है। हाँ अब ये हमारी नाम ले रहे, किसी रूप में तो ले रहे हैं। हाँ साहब ने कभी खंडन नहीं किया, कभी खंडन नहीं किया, ना खंडन पे विश्वास करते थे। हाँ जो तुम लिख रहे हो लिखो, हाँ जो तुम बोल रहे हो बोलो। बोलो। उनका तो मिशन हाथी की मस्चाल थी, हाँ गंतव्य स्थान पे पहुंचने की। सही बात। तो उन्हें दो माताएं बहुत परेशान कर रही हैं साहब। हाँ अब लोग बात समझ ही नहीं पा रहे। साहब ने बहुत आस्ते आस्ते अपनी बात करी। तो ये दो माताएं कौन हैं? एक है गौ माता हाँ और दूसरी है भारत माता। हाँ गौ माता का दूध ये पिए, हाँ खोया ये खाएं, हाँ मक्खन ये खाएं, हाँ सब ये खा जाएं, हाँ कोई बुरी बात नहीं, गौ माता है, खाओ। लेकिन जब गौ माता किसी ब्राह्मण की माद में, ठाकुर की माद में बनिया की थाल में मुंह मार देती है, हाँ तब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक उठते हैं, एक डंडे से उसका मुंह लाल करते हैं, मारा मार मारा मार मारा मार। तब वो माता नहीं रहती है, हाँ क्योंकि मार में मुंह डाल दिया। हाँ वो तो उनके चारा है ना। हाँ बनिया की थाल में मुंह मार दिया तो डंडा उठाया, धै तड़ाता धै तड़ाता धै तड़ाता। लेकिन हाँ जब कोई मुसलमान सब्जी बेचने वाला हाँ गाय जब उसकी सब्जी में मुंह मारती है, डंडा मार देता है, तो दंगा हो जाता है। हाँ तो गौ माता कितना परेशान, कहीं दंगा हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। गरीब मेहनत कश मजदूर दाने दाने को मोहताज हो जाता है। हाँ थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू खुलता है, 5 किलो वाला आटा, 5 रुपए किलो वाला आटा 50 रुपए बिकता है। सही बात है। तो गौ माता तो इन्हें आनंद पहुंचा रही है, दंगा करा देते हैं। हाँ और 5 रुपए वाला आटा 50 रुपए का बेचते हैं। हाँ तो गौ से इन्हें लाभ है भाई। खुद मारे तो कोई बात नहीं, मुसलमान सब्जी बेचने वाला मारे दंगा करा देते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं। हाँ। और उनकी हर चीज महंगी बिकने लगती है। हाँ और हमारे बच्चे भूखों मरने लगते हैं। हाँ तो ये गौ माता बहुत परेशान करती है। हाँ और दूसरी माता है भारत माता। हाँ भारत माता को जानते हो? हाँ सबने सोच कर हाँ जानते हैं जानते हैं जानते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ पढ़े लिखे साथी बैठे कि नहीं बैठे? हाँ अब जब ये कहा तो कुछ लोग ठिठके। अरे भाई हमारे इस सभा में कुछ पढ़े लिखे बैठे हैं। हाँ तो ये बताओ भाई कि ये भारत स्त्रीलिंग है पुरलिंग? हाँ कितनी मारक बात कही मानवर कांसीराम ने। हाँ अब बताओ कैसे झेलेंगे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक कांसीराम जी को? हाँ भाई हमें बताया गया, हम नहीं जानते थे, हमारे मंच पे एक सज्जन ने भाषण दिया कि कोई दुष्यंत थे राजा, हाँ उनकी पत्नी थी शकुंतला, हाँ उनमें प्रेम लाप हुआ हाँ और एक बच्चा पैदा हो गया। हाँ उसका नाम रखा गया भरत, उससे बन गया भारत। हाँ ऐसा है कि नहीं? हाँ भाई पढ़े लिखे साथियों से पूछ रहे ऐसा कुछ है कि नहीं? हाँ अब भाई पढ़े लिखे साथियों सब मालूम, सबने पुस्तक में पढ़ा है, यहाँ साहब ऐसे ही लिखा है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी प्रेम की एक अंगूठी दे दी थी शकुंतला को कि जब तो साहब पूरा वृत्तांत बयान कर रहे साहब, जैसा कथा चल रही हो। तो वो नहाने गई तो वो अंगूठी जो है नदी में चली गई। वो नदी से मछली के पेट में चली गई। वो अपने राजा के पास गई। राजा ने पहचाना ही नहीं कि उनके पास निशानी नहीं थी। तो वो मछली बिकी, उसका पेट चुगा तो अंगूठी मिली तो उन्हें याद आ गया। तो वो जो भरत बच्चा था, जो इतिहास में लिखा है, वो बहुत प्रतापी था। वो इतना प्रतापी था
कि वो सिंह का मुंह चीर के उसके दांत गिर लेता था। उससे पड़ा है भारत। तो ये भारत स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? लोगों ने कहा साहब पुल्लिंग है तो भारत बाप की जिंदाबाद होनी चाहिए, जय हो। ये माता कैसे हो गई? और भारत माता का नाम ले लेकर ये विश्वमन करते हैं, जहर घोलते हैं। कांसी राम पढ़ी लिखी बात करता है, बताइए। तो ये जो भारत माता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब भारतीय संविधान बनाया 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान अपने वजूद में आ गया। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ 47 में, लेकिन 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान बाबा साहब ने तैयार करके दे दिया था। और किसके हाथ में दे दिया था? देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में। जब बाबा साहब ने वो दिया था तो इसका नाम क्या रखा जाए? साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी तुम शासक बनने की सीढ़ियां चढ़ जाओगे। बाबा साहब के नारा लगाते हो, बाबा साहब की बात भी जानते हो। बाबा साहब ने कहा था, जब जोर डाला गया यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोष कौन है, यहाँ की हिंदू महासभा ने, कि पाकिस्तान बन गया, अब इस देश का नाम हिंदुस्तान कर देना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही माई का लाल था, वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन नहीं, वो पाकिस्तान बन गया, बन जाने दीजिए। ये विभिन्न भाषाओं, विभिन्न प्रांतों, विभिन्न वेशभूषा का देश है। इसका नाम भारत, इसका नाम हिंदुस्तान नहीं हो सकता। और उन्होंने प्रस्तावना में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत। यस। आज ये मोदी हिंदुस्तान बोलता है प्राचीन से। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी शांत हैं। आज भारतीय संविधान जलाया जा रहा है, ये शांत हैं। और आरक्षण को समाप्त कर दिया गया बिना छुए हुए। क्या तुम्हें कहने का अधिकार है कि तुम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हो? तुम्हें क्या अधिकार है? तुम मानवर कांसीराम के मानने वाले हो। मानवर कांसीराम ने कहा, खुले मंच से कहा, सन 82 में कहा, कायमगंज में कहा, जिला फरकाबाद में कहा, क्या कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत। तो भारत को हिंदुस्तान नहीं बनने दिया बाबा साहब ने। सही बात। उनका कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। और यही तो बात है, कुछ बात तो हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे, आपके मानते तो बताना चाहते हैं, ये थे मानवर कांसीराम। सही बात। आज मायावती मानवर कांसीराम का नाम नहीं लेती मंचों से, वो 1585 बात नहीं करती। तथागत भोजन, तथागत गौतम बुद्ध ने भोजन हिताय भोजन सुखाय पंचशील दिया। तो ये मानवर कांसीराम ने उस भोजन को पनपाया। और मानवर कांसीराम से पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अप्रैल 1956 को नागपुर के मैदान में जहाँ RSS का नार गड़ा हुआ है, नफरत फैलाने वाले, घृणा फैलाने वाले, जहाँ से संचालित करते हैं, नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ जहाँ नार गड़ा हुआ है संघ परिवार का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, RSS का, क्या कहा था कि हिंदू धर्म में जन्म लेना या ना लेना मेरे अधिकार की बात नहीं थी, लेकिन ये मेरे अधिकार की बात है कि मैं किस धर्म में मरूं। उन्होंने कहा हम ऐसे धर्म का परित्याग करते हैं कि धर्म नहीं अधर्म है। जहाँ कुत्ते बिल्ली तो मंदिर में जा सकते हैं, पोखर में पानी पी सकते हैं, लेकिन इंसान की औलाद नहीं जानती जा सकती, ये अधर्म है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की धरती पर, जो बौद्ध में भारत था, आज से 25,000 साल पूर्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तथागत के धर्म गौतम बौद्ध में भारत को भारत में लाने का प्रयास किया। और लाखों लोग उनके साथ बौद्ध धर्म अंगीकार किया। तो उन्होंने कहा ये हिंदू धर्म नहीं है, धर्म है। इसमें छुआछूत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार क्या है? ब्राह्मणवाद क्या है? ऊंच नीच, छुआछूत,
भेदभाव, सही। अन्याय, अत्याचार पर जो व्यवस्था टिकी है, हम उसे ब्राह्मणवाद कहते हैं। महत्रों में दो जातियां, हेला और लाल बेगी, दोनों टट्टी उठाते हैं, एक दूसरे को छुआ वो नहीं खाते। यह है सही बात हमारी दुर्दशा का कारण। यह है कि हम अपने में छोटा बड़ा मानते हैं। अपने में छोटा बड़ा मानते हैं। अगर हम अपना छोटा बड़ापन छोड़ के बहुजन बन जाएं, तो ये नारा लिया साहब ने और बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। हम थे दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसके बाद बोर्ड क्लब में सभा हुई थी। उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी बनाना बहुत आसान काम था, चुटकी बजाते हमने कर लिया। लेकिन बहुजन समाज को एकत्रित करना ये बहुत मुश्किल काम है। और ये मुश्किल काम बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है, सिर्फ भाईचारा बना के। आपको मालूम है मानवर कांसीराम ने ये मूवमेंट कैसे चलाया? जब हम उनके साथ साइकिल पे चलते थे और जहाँ देखे जी झुपड़ी आ गई, रोक दी साइकिल यात्रा। और साहब हम लोग तो अपना खाना बना के सामान लेके चलते थे, लेकिन साहब क्या करते थे? चलो भाई भीख मांग लें, भीख मांग लें, भीख मांग लें। मानवर कांसीराम कुंडी खटखटाते थे और ये पूछ लेते थे बस्ती के आदमी देंगे वाल्मीकियों की बस्ती कौन सी है? हाँ, क्या भाईचारे का दर्शन वो आदमी दे गया। वाल्मीकि समाज कहाँ रहता है? साहब ने भीख मांगी, रोटी लाए, संगी साथी और मकानों से रोटी लाए। साहब सुसरे चादर पे बिछा दिया, खाना लगा दिया। हमारे भी जो अप्रत्यक्ष साथी थे, जिनके अंदर पूरे तौर पे मिशन नहीं था, वो खाना में हाथ हिलते थे उनके। मान पर वो वाल्मीकि का खाना खाकर शुरुआत करते थे। ये था उनका भाईचारा दर्शन। आज भाईचारा दर्शन को आग लगाई जा रही है, हिंदू के मुसलमान के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, जात बरादर के नाम पर। जातियां जानवरों में होती हैं, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी गधा घोड़ा ऊँट हाथी गाय भैंस। इस विचार को उन्होंने बहुजन में समेट कर रख दिया। आज उस बहुजन समाज को, उस तथाकथ के बहुजन दर्शन को हमारी घर की बहन कहलाने वाली मायावती ने सर्जन हिता झर्जन सुखा में बदल दिया। ये सबसे बड़ी गद्दारी की है। समझना चाहिए समाज को। अगर तुम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हो, तथागत को मानते हो, तो तुम्हारे सामने सब कुछ छुआ हुआ जा रहा था। मानवर कांसीराम ने मरे टूटे लोगों से हजारों किलोमीटर साइकिल चला दी और परचम ऊंचा कर दिया। और क्या नारे लगते थे? मानवर कांसीराम बैतूल जगह मध्य प्रदेश में, तब छत्तीसगढ़ नहीं बना था। साइकिल से जा रहे थे, एक तहसीलदार से बामसेव के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कभी नहीं करते थे, और इसलिए नहीं करते थे कि ये जो मीडिया है या तो ब्लैकमेल करेगा, हम कुछ कहीं कुछ छापेगा, या ब्लैक आउट करेगा, कुछ छापेगा नहीं। भाईचारा यात्रा चल रही थी, साइकिल यात्रा। हम लोग कम से कम 30-35 सभा करके बैतूल पहुंचे थे। तहसीलदार ने कहा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी, बहुत डांटा उसको। क्यों रख दी? लोगों ने कहा अरे साहब रख दी, यहाँ तहसील में लोग आते जाते रहते, इनका मीडिया से संबंध है। भारी मन से जो है कहा भाई तूने रख दी तो तेरा हम मन नहीं तोड़ेंगे, बुला ले। मीडिया आ गया। मीडिया ने पूछा साहब से कि साहब कि आप ये बताइए जो दीवारें सब लिखी हैं DS4 इसका मतलब क्या होता है? तहसीलदार को बुलाया और फिर डांटा, तू इनका मीडिया का कैसा मित्र है? तूने आज तक इन्हें ये नहीं बताया DS4 का मतलब क्या होता है? और साहब की दूसरे दिन सभा थी। साहब ने बोला कि इसने नहीं बताया, चलो मैं बता देता हूँ। DS4 का मतलब है ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी यहाँ सब DS4। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई है, ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी यहाँ सब DS4। सुबह तहसीलदार जब आए भागते हुए 3-4 अखबार लेकर, साहब कहाँ हैं, साहब कहाँ हैं, साहब कहाँ हैं? हमने साहब मंजन कर रहे हैं, साहब को बुलाओ, साहब को बुलाओ। अरे क्या बुलाओ, क्या बात हो गई? कि देखो अखबार में, देखो अखबार में। तो हमने अखबार में देखा तो हम भी चौंक गए। उसमें लिखा था अखबार वालों ने, कांसीराम ने कहा कि अब ब्राह्मण ठाकुर बनिया
चोर, बाकी है सब डीएस4। पूरे कस्बे में सनसनी फैल गई, आग सी लग गई। और सुबह उसी दिन सभा होनी थी, तो मानवर कांसीराम जब उल्ला उल्ला कर चुके तो हमने चले जाओ जाओ। अब अखबार पकड़े हैं साहब, हिंदी कम जानते थे। बोले क्या 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 छपा, क्या छपा, अब्बास को पढ़ाओ। हमने साहब इसमें छपा है कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर। अब साहब वो तहसीलदार का उन्होंने फिर क्लास लगा दिया। तो मना किया था, इसने में ही मतलब उस बैतूल का एसडीएम आ गया कि साहब आपकी सभा जो है, जो परमिशन मिला था वो निरस्त कर दिया। तो साहब बोले तहसीलदार से, तेरे पास वो है परमिशन? कि है, ला। और साहब ने परमिशन लिया और अपनी कोट की जेब में रख लिया। और उससे एसडीएम से कह दिया कि जाओ, तुमने सभा कैंसिल कर दी, अब कांसीराम चौराहे पे सभा करेगा। हाथ पैर फूल गए। अब तो बड़े बड़े अधिकारी तू चल मैं चल मच गई। तो साहब को फिर उसने मजबूरन परमिशन दिया। और साहब ने उसी बैतूल की जनसभा में कहा था कि हमारे दुश्मन मीडिया ने मेरा बहुत काम आसान कर दिया। क्या कर दिया कि हमने कहा था कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, इसने छाप दिया। तो उन्होंने कहा ये अब्बास मेरे साथ चल रहा है। भाई कितनी सभा हम लोग करे आए? हमने साहब कम से कम 25-30 करे आए। ये बता कितने कितने लोग इकट्ठा होते थे? हमने 100-200 से हाईएस्ट 300। और देख यहाँ से जहाँ आदमी दिखाई दे रहा है कि कोई पर्चा बांटा था, कोई प्रचार किया था। तो हमारे दुश्मन मीडिया ने हमारा काम कर दिया। आज ये सारे लोग इस मीडिया की खातिर हमको सुनने आए हैं। 1.5 घंटे साहब ने भाषण दिया और लाजवाब कर दिया सबको। तो ये साहब थे, ये थे कांसीराम। मायावती जी साहब ने कहा था बहुजन समाज पार्टी बनाते वक्त कि आज से हमने घर परिवार छोड़ दिया। हम कोई अपना घर नहीं बसाएंगे, शादी नहीं करेंगे। और कांसीराम समाज को आश्वस्त करना चाहता है, भरोसा दिलाना चाहता है कि कांसीराम का कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, चल संपत्ति नहीं होगी। हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति सामाजिक कार्यों में तो काम करेगा, राजनीतिक पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं बनेगा, सेवा करेगा। सही बात है। ये हमने संकल्प लिए थे 5। आज मानवर कांसीराम के 5 संकल्प कहाँ हैं? मायावती के पास करोड़ों की संपत्ति, 400 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली। उसके भाई आनंद और उसकी भाभी विचित्रलता, नाम भी कितना प्यारा है, विचित्रलता, 400 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। आज मायावती उसी संपत्ति को बचाने के लिए जेल जाने ना चले जाए भय के मारे आज भारतीय जनता पार्टी नहीं आरएसएस की गोद में बैठ गई है। वो भारतीय संविधान जलाते हैं, बसपा मूवमेंट नहीं करती, दलित बहन बेटियों की इज्जत उठ जाती है, बसपा मूवमेंट नहीं करती। तो हमें कोई मायावती से कोई गुरेज थोड़ी है। मानवर कांसीराम के जो दर्शन और विचार हैं, तथागत का जो बहुजन समाज है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तुमने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय बना दिया है। अरे भाई दो, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। तुम्हारा एक प्रमुख महासचिव कौन? सतीश मिश्रा, सारे लोगों के मुंह पहुंच दिए। तुमने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, प्रमुख महासचिव बना दिया। क्या साहब ने इसीलिए मतलब कहना कि हम लोगों से हजारों किलोमीटर, हमारा तो आज भी ठेठों में दर्द होता है। 20 साल में कांसीराम के साथ रहा, 20 साल, और हम आप तक 20 घंटे बात कर सकते हैं, कांसीराम का एक एक कारवां का मिशन का संदेश दे सकते हैं। मायावती तुमने क्या किया? तुम्हें सामने बसपा सपा का गठबंधन हुआ, तुम्हें 42 सीटें दे दी पश्चिम की, तो तुम बनो नेता। एक सीट मायावती जिता के नहीं ला पाई। फिर भी मां साहब नारियों को सम्मान करते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया, बिजनौर से तुम्हें चुनाव लड़ाया, 22 चुनाव, कहाँ से तुम्हें हाईलाइट नहीं किया। और तुम क्या कर रही हो? तुम बहुजन समाज के नौजवानों का गर्दन मरोड़ने का काम कर रही हो। इसे भी समय है, इस मूवमेंट में बहुत जान है, बाबा साहब के मिशन में बहुत जान है, इससे दूसरे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो 3743 जातियों में बटा हुआ पिछड़ा समाज, मानवर कांसीराम ने उसको भी साथ लिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में अनुसूचित जात जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन जिन पिछड़ों ने साथ नहीं दिया था उनके लिए भी भारतीय संविधान में 340 15 4 16 4 के अंतर्गत
कि इन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट इसी आधार पर हमको प्राप्त हुई। जी तो सही। पहले नारे लगते थे कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान। फिर नारे क्या लगने लगे जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई? आरक्षण होगा वर्गों पे तो खून बहेगा सड़कों पे। अरे ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक, मनु संविधान के मानने वाले, भारतीय संविधान के शत्रु नहीं चाहते कि भेड़ बकरी, गाय भैंस के चराने वाले बच्चों के शरीर पर सूट हो, उनकी गर्दन में टाई हो, पैर में बूट हो। इस निकम्मे नाकारा बेईमान मोदी ने भारतीय संविधान पर हमला बोल दिया है। और जो आरक्षण था उसे निजीकरण हाथों में सब बेचा बेच लगा हुआ है। अब तुम्हारे बच्चों को नौकरी कौन देगा? जी सही बात है, आपने बहुत ही वास्तविक बातें रखी हैं। और ये जो संविधान पे खतरा मंडरा रहा है, या जो जिस तरह से बहुजन समाज को स्वजन समाज में कन्वर्ट करके एक मिशन नहीं, मैं ये करना चाहूँ तो आरक्षण होगा वर्गों पर तो खून बहेगा सड़कों पर। किसका बहेगा? यादव का, लोधी का, काछी का, गड़रिया का, तेली का, तमोली का, दर्जी का, भुर्जी का, कहार का, कुम्हार का, लोहार का, सुनार का। अरे भाई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट से नहीं तो लाभ पहुंच रहा है। इनके बच्चे नौकरियों में जा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, दूध मलाई में नहा रहे, धो रहे हैं। ये नहीं चाहते, संघ परिवार मोहन भागवत नहीं चाहता कि इनके बच्चों के शरीर पर सूट रहे। कहता है 130 करोड़ हिंदू हैं। अरे हिंदू? हाँ हिंदू भाई, कहाँ लिखा? ना रामायण में हिंदू है, ना गीता में हिंदू है, ना वेद में हिंदू है, ना शास्त्र में हिंदू है। कहीं हो तो दिखा दो। लेकिन हिंदू के नाम पर घृणा फैलाना का काम ये कर रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि मुल्ला भागो पाकिस्तान। ये मोदी, इसने कहा था, मैं आपके सिर्फ 1 मिनट लेना चाहता हूँ। इस मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया तुम्हारे खातों में डलवा देंगे, और प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। ये कहा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इससे बड़ी जो बात इसने कही थी, वो बहुत बड़ी बात कही थी, उसका हम भी समर्थन करते हैं कि बहनों भाइयों, हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो। मैं दुनिया के मानचित्र से इस पड़ोसी शत्रु देश पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। किसने कहा था? ये बेईमान, धोखेबाज, झूठे और इंसानियत के संविधान के कातिल मोदी ने कहा था कि हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो तो हम इसका नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन जब हमारे देश के बहनों भाइयों इसको प्रधानमंत्री बना देते हैं तो अपनी ताजपोशी में किसे बुलाता है? उस नवाज शरीफ को, जिसके सेना हमारे सैनिकों के गले काट ले जाती है, उसे बुलाता है और उससे बिरयानी खाता है और कबाब खिलाता है। तो ये देशद्रोहता नहीं है? सवाल किया जाना चाहिए। नारी सशक्तिकरण की बात कौन करता है? मोदी। लेकिन अभी बीवी को छोड़ा बैठा है। इसकी बीवी इसकी दीर्घायु होने के लिए, इसके यश के लिए व्रत रखती है, और ये कह रहा है ट्रिपल तलाक। अरे मोदी जी, देश की जनता को ये बता दो, तुमने यशोदा बहन को कौन सी तलाक दी यार? और नारी सशक्तिकरण की बात करते हो, और तुम तो भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति की ऐसी तैसी कर रहे हो। जाने कैसे उसको लोग झेल रहे हैं। अभी राम जन्मभूमि का फंक्शन हुआ अयोध्या में। हिंदू सनातन धर्मी संस्कृति के आधार पर वैदिक रीति रिवाज से जब कोई काम किया जाता है तो बगल में अर्धांगिनी बिठाते हैं लोग, अपनी पत्नी बैठाते हैं। जिसने क्या किया, इसने वहां भी अपनी पत्नी को नहीं बैठाला, अशुभ कार्य किया इसने, और उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। महंगाई चरम पर है, गुंडागर्दी चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, किसानों की हत्याएं हो रही हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। इसके अशुभ कार्य की वजह से है। जी बिल्कुल। बहुत और 56 इंची की छाती, विदेश से राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, 56 इंची की छाती लेके आते हैं, बगल में अपनी अर्धांगिनी लाते हैं, पत्नी को लेके आते हैं। और हमारा प्रधानमंत्री जब जाता है तो ठूठ बन के जाता है, अकेला जाता है। अरे भाई, क्यों भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हो? अरे मोहन भागवत जी, तुम तो संघ के हो, तुमने शादी नहीं की है। अरे मोदी ने शादी की है, ये दूसरे की बेटी को परेशान कर रहा है। अरे इसने तो उसकी गोदी भी नहीं भर पाई भाई। और 56 इंची काय की छाती है तुम्हारी, खादिम अब्बास कह रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई जवाब हो तो दे देना। और ये सत्ता का भोगी योगी उत्तर प्रदेश में है, ठोंक दो, ऊपर पहुंचा दो, कितना पहुंचाया? ऊपर कितना पहुंचाया? बेकरू कांड हुआ,
वहाँ एक बेटी 16-17 साल की खुशी दुबे, जिनके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, हम तो पत्रकार हैं, नारायण नारायण करते दफ्तरों में पहुँच जाते हैं। हम जिस दफ्तर में जाते द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, शुक्ला, अवस्थी, अग्नोत्री, गोस्वामी, तिवारी, त्रिपाठी, दीक्षित, वाजपेयी मिल जाते हैं। अरे अब्बास साहब धोखा हो गया, धोखा हो गया, धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया? अरे हमने भारतीय जनता पार्टी सरकार बना दी, ये ठोंका ठोंक लगा, ठोंका ठोंक लगा, ठोंका ठोंक लगा। ये बाबा नहीं बवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का काल है, ये भस्मासुर है। तो हमने तुम करोगे क्या यार? तुमने तो बना दिया मुख्यमंत्री उसको कि हम उसका डमरू बजा देंगे, तांडव ऐसा नाच करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें वोट रूपी हथियार दिया है, हम इसी 20 तारीख को इतना ऐसा ठोकाएंगे, इतना ठोकाएंगे, वोटों से नानी याद आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा विनाश, सबसे ज़्यादा तबाह बर्बादी खादिम अब्बास साहब के चैनल पे ये कहना चाहता है। 500 ब्राह्मणों को मार चुका है। कौन? योगी। 500 ब्राह्मणों को। और कह रहा कि हमारे यहाँ गुंडे सब ऊपर पहुँच गए, सब गुंडे नीचे हैं। कोई न कोई गुंडा हर 2 घंटे बाद एक हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत लूट लेता है। ये रिपोर्ट है, ये मोदी देख पढ़ को कि तेरा बनाया हुआ योगी भोगी, जिस सत्ता का वो होगी है, इसके शासनकाल में 2 घंटे बाद वो गलत कह रहे हैं तो मोदी और योगी चढ़वा देना खादिम अब्बास को सूली पर। 500 ब्राह्मणों की लिखतम पढ़तम हत्याएं हो चुकी हैं। 2 घंटे बाद हमारी बहन बहू बेटी की इज्जत लूट ली जाती है और तुम कह रहे गुंडे बदमाश सब ने ऊपर कर दिए। अभी मोदी के ऊपर और योगी के ऊपर बहुत सारी क्या है? क्या भाई तुम्हारी कानून व्यवस्था क्या है? अभी पिलारा टोल पर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर 2 गुंडे आते तमंचे चलाते हैं। ये मुंह पर तमाचा है मोदी की और योगी की कानून व्यवस्था पर। आपने हमें बहुत समय दिया, हमारी बात सुन ली, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसा कि खादिम अब्बास साहब ने कहा है कि अपने वोट का इस्तेमाल करके सही सरकार को चुनिए। और जिस तरह से हमने आज बातें की, बहुत सारी बातें साहब से हुई, बहुत सारे उनका दर्द भी झलका, आंसू भी झलके। और माधव साहब घनश्याम का जो मिशन था, जो दार्शनिक थे जिस तरह से, और जिन्होंने बहुजन समाज के हाथ में सत्ता सौंपने का एक बहुत बड़ा कार्य किया, लेकिन कुछ वजह हुई, कुछ कारण हुए जिसकी वजह से आज ये मिशन थोड़ा सा बिखराव पे है, काफी विरोधाभास भी हुआ है। बहरहाल ये बातें चलती रहेगी, दुनिया बहुत बड़ी है, लंबी है, और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि फिर से हम लोग उस रास्ते पे लौटेंगे, फिर से हम बहुजन समाज के उस उन्नत काल की तरफ भी लौटेंगे, फिर से हमारा एक समय लौट के आएगा। उसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। खादिम अब्बास साहब, आप हमारे बीच में हमसे इतना वक्त साझा किया, इतनी सारी बातें साझा की, इतिहास का जो सच था वो सच आप हमें दिखाया, और हमें लगता है कि ये सच जो है लोगों के सामने जाएगा और लोग इस सच को जान पाएंगे। आप हमारे बीच में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।